हाँ जी, नमस्कार साथियों, गुरुपथ बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 10वां था अपना, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ लिया था, हमने इंसुलिन तक का कवर कर लिया था। आज पढ़ेंगे जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी क्या होती है? देखो, कहने का मतलब, अगर मान लो कि किसी डीएनए के अंदर जीन जो है ना, वो जीन कैसा हो गया, रोगजनक हो गया, तो उसको प्रतिस्थापित करके उसको उसकी जगह स्वस्थ जीन जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? जीन थेरेपी बोलते हैं। तो थेरेपी शब्द का मतलब यही होता है कि कोई अंग, मान लो कि कोई अंग है, वो अगर डैमेज हो गया तो उसको हटा करके उसकी जगह नया जोड़ना क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। कहने का मतलब थेरेपी कहलाता है, जीन थेरेपी नहीं कह सकते, थेरेपी कहलाता है। तो जीन के अंदर प्रॉब्लम आ गई तो उस जीन को हटा दिया, उसकी जगह स्वस्थ जीन जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा? जीन थेरेपी कहलाएगा। और ये विशेष तौर से किन व्यक्तियों में किया जाता है? तो आनुवंशिक रोग से ग्रस्त जो लोग होते हैं, जिनके अंदर विशेष तौर से क्या होता है, उत्परिवर्तन हुआ है, और उत्परिवर्तन के कारण उनके जीनों के अंदर खराबी आ जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? जीन थेरेपी बोलेंगे। यानी कि उन लोगों को जीन थेरेपी उन लोगों की जीन थेरेपी की जाती है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां से लेकर के यहां तक की, ठीक है। एक 4 वर्षीय लड़की थी, उसकी कोशिका के डीएनए के अंदर क्या हो गया था? एक जीन है, मान लो ये इतना सा जीन है, और ये जीन क्या कर रहा था? एक एंजाइम बना रहा था जिसका नाम है एडिनोसिन डी एमिनेज। अब ये एंजाइम क्या कर रहा था? ये व्यक्ति के अंदर, कहने का मतलब ये व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने का काम करता है। तो जितनी भी प्रतिरक्षा शरीर के अंदर बनेगी, वो एडिनोसिन डी एमिनेज नामक का एंजाइम ही बनाएगा। आगे बात समझे? अब क्या हुआ? अब मान लो कि ये डीएनए है, और डीएनए का ये वाला भाग, इतना सा जो जीन है, इस जीन के अंदर हो गया उत्परिवर्तन या खराबी आ गई। खराबी आ गई तो ये अब को क्या नहीं बना पाएगा? एडिनोसिन डी एमिनेज नामक का एंजाइम नहीं बना पाएगा, यानी ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अब प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो फिर प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो उस लड़की को जो रोग था ना, उसको बोलते SCID। भले याद मत रखो, लेकिन ये याद रखोगे डी एमिनेज क्या है। सिवियर कॉम्बिनेंट इम्यूनोडेफिशिएंसी नामक का रोग था। इस रोग में एडीए एंजाइम नहीं बनता है। एडीए एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने का काम करता है, रक्त के अंदर लसीकाणुओं में पाया जाता है, ये ध्यान रखोगे। आगे बात समझे? अब एडीए की न्यूनता को दूर करने के उपचार देखो। सबसे पहले क्या करेंगे? अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण है, यानी कि अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा है, यानी कि पूरी की पूरी। अब देखो, ये अस्थि मज्जा है, और इस अस्थि मज्जा के अंदर क्या बन रही है? WBC RBC सब यही बन रही है। तो इसका मतलब इस अस्थि मज्जा को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। लेकिन कौन कौन सी अस्थि मज्जा को चेंज करेंगे? आगे बात समझे? सुई द्वारा एडीए एंजाइम को रोगी के शरीर में पहुंचाना। अब सुई के द्वारा एडीए एंजाइम को रोगी के शरीर के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। तो ये तो हर दूसरे तीसरे दिन करना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी पावर लो हो जाएगी 2-3 दिन बाद में। तो ये थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लिकेंट है, यानी कि मुश्किल काम है। तीसरा देखो, रोगी व्यक्ति के शरीर में लसीकाणुओं को बाहर निकाल करके उसमें उपस्थित रोगजनक जीन की जगह स्वस्थ जीन को स्थानांतरित करना। तो अब देखो, मान लो ये लसीकाणु है, अब लसीकाणु में से ये डीएनए, इस डीएनए को निकाल करके इसके साथ में मान लो दूसरा जीन जोड़ दिया, यानी कि जो एडीए बनाने वाला जीन है वो जोड़ दिया। लेकिन क्या गारंटी है कि इस लसीकाणु का जीवन काल कम समय का होता है? तो ये क्या करेगी? कुछ ही समय में जीवित रहेगी, फिर बाद में क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये भी एक क्या है कि ये भी एक लंबा प्रोसेसिंग नहीं है इस रोग को दूर करने का। तो ध्यान रखोगे। तो देखो, इसमें ये लिखा है कि स्वस्थ जीन को स्थानांतरित कर दिया, तत्पश्चात इन जीन प्रत्यारोपित लसीकाणुओं का संवर्धन करवा करके संख्या बढ़ा दी जाएगी, रोगी के शरीर में भेज दिया जाएगा। लसीकाणुओं का जीवन काल सीमित होने के कारण समय समय पर रोगी के शरीर में पुरानी कोशिका निकालकर नई संशोधित करना कोशिका डाली जाती है। कहने का मतलब है, पहला पॉइंट अस्थि मज्जा वाला हो गया, दूसरा सुई द्वारा हो गया, तीसरा और क्या हो गया? आपके जीन चेंज करना, ठीक है। लेकिन जीन कब चेंज कर सकते हैं? जीन तो तब भी चेंज कर सकते हैं जब जीन क्या होगा? लंबे समय तक टिका रहे। यहाँ पर तो कोशिकाएं खत्म हो रही है, तो जीन थोड़ी लंबे समय तक टिका रहेगा। जीन ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आगे बात में स्थायी इलाज क्या होता है? स्थायी इलाज, परमानेंट इलाज देखो, परमानेंट इलाज भ्रूणीय अवस्था में सक्रिय एडीए जीन का स्थानांतरण करना। जब भ्रूण की अवस्था में होता है, तब लसीकाणु बनाने वाली जो कोशिका होती है ना, उसी समय क्या किया जाता है? एडीए जीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तब जाकर के ये काम होता है। तो जीन उपचार क्या मानी जाती है? सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आगे बात समझे? फिर आता है आणविक निदान। आणविक निदान का मतलब क्या हो गया? किसी अणु की पहचान करके, यानी कि कोई, मान लो कोई रोग कारक है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये रोग इसको संक्रमित कर रहा है, तो संक्रमित कर रहा है, तो इस व्यक्ति को ये संक्रमण हुआ कि नहीं हुआ, इसकी पहचान करना क्या कहलाता है? आणविक निदान कहलाता है। तो रोग के प्रभावी उपचार के लिए रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान आवश्यकता है, और ये क्या कहलाता है? यानी कि हमें रोग हुआ कि नहीं हुआ, इससे पहले हमें उससे क्या कर लेनी चाहिए? पहचान कर लेनी चाहिए, लक्षण उत्पन्न होने से पहले। लेकिन रोग का पता तभी चलता है जब लक्षण है।
तो रोग निदान की प्रारंभिक विधि, जैसे देखो अब निदान की प्रारंभिक विधि जैसे सीरम हो गया, मलमूत्र हो गया, इनके विश्लेषण द्वारा रोग का पता लगाना संभव नहीं है। आगे बात समझे, हम ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं तो ब्लड टेस्ट से क्या नहीं होगा, ब्लड टेस्ट से आणविक निदान यानी कि हमें रोग की पहचान तो हो जाएगी, लेकिन वो कब होगी, जब संक्रमण फैल जाएगा। तो हमें ऐसा पता लगाना कि मुझे कोई रोग है कि नहीं है, तो उस रोग नहीं है या रोग फैलने वाला है तो उससे पहले क्या उस रोग का पता लगाना आणविक निदान के अंतर्गत आता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लिए हमें कुछ तकनीकें खोजी गई है। अब देखो ये समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, मान लो एक व्यक्ति को HIV हो गया। अब ये HIV लंबे समय के बाद में प्रोसेसिंग करता है, तुम्हें पता है ये लंबे समय, 1 महीने 2 महीने 5 महीने 10 महीने कई बार साल भर भी ले लेता, तो इनके लक्षण बहुत लंबे समय बाद में प्रकट होते हैं। तो हमें HIV के लक्षण है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आणविक निदान उपयोगी है। सबसे पहले कौन सी आती है, PCR। क्या होती है, PCR तकनीक। तो ये 2 तकनीक है इसके अंदर आणविक निदान के अंतर्गत, दो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आणविक निदान क्वेश्चन पूछा गया है, एडीए क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों टॉपिक अभी जो मैंने पढ़ाई, यहां से क्वेश्चन आ रखे आपके, ठीक है। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वही जो हमने 9वें चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इसमें एक तो एड्स की पहचान की जाती है, एक कैंसर की पहचान की जाती है, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। जब रोगाणु शरीर में बहुत कम संख्या में होता है तो इनके लक्षण कम दिखाई देते हैं। उस समय रोगाणु के न्यूक्लिक अम्ल को पीसीआर से संवर्धित कर रोग की पहचान की जाती है। न्यूक्लिक अम्ल को क्या किया जाएगा, संवर्धित किया जाएगा। अब ध्यान से सुनोगे, इस विधि में डीएनए की लाखों प्रतियों को कम समय में विकसित किया जाता है तथा डीएनए तथा आरएनए की एकल रज्जुकी के साथ में विकिरण सक्रिय प्रोब जोड़कर सॉरी संकृत डीएनए का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, संकृत डीएनए बनाएंगे हम, किसको जोड़ करके, प्रोब को जोड़ करके। समझ में नहीं है या कोई बात नहीं, डायग्राम से समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, सब विकिरण चित्रण प्राप्त करेंगे। सब विकिरण से डीएनए में उत्परिवर्तित जीन वाले भाग का छाया चित्र पटल पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रोब व उत्परिवर्तन जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। आगे बात समझ में नहीं आया, समझ में, चलो एक डायग्राम लेते हैं, उस डायग्राम के माध्यम से आराम से समझते हैं, ठीक है। हाँ देखो, अब ध्यान से सुनोगे, पीसीआर एड्स में पीसीआर का उपयोग कैसे किया जाता है, यही टेक्निक मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो देखो, ये है HIV वायरस, तुम्हें पता है HIV वायरस, और इसके पास में है ये इसका क्या, RNA। और RNA कैसा है, इसके पास में जो RNA है वो सिंगल स्ट्रैंड वाला है, एकल रज्जु की है। अब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे शरीर की मैक्रोफेज कोशिका में घुसता है और वहां पर अपने RNA को डाल देता है, अपने आनुवंशिक पदार्थ को वहां छोड़ देता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ में तुम्हें पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, इस RNA को DNA के अंदर बदल देता है। आगे बात समझे। अब ये हमारा सामान्य सा DNA है, और इस सामान्य से DNA के अंदर इस प्रकार की रज्जुक टेम्पलेट पाई जाती हैं। तो यहाँ पर एडिनोसिन के साथ में थाइमिन, साइटोसिन के साथ में गुआनिसिन, थाइमिन, एडेनिन, ये आपस में सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन सार जुड़े होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये DNA क्या करेगा, इसके साथ में आकर के यहाँ पर, यानी कि ये RNA वाला जो DNA यहाँ पर आकर के क्या करेगा, कुछ परिवर्तन कर देगा। मान लो इतने से भाग में इसने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन कर दिया तो अब नया DNA जो है वो इस प्रकार का बनेगा। अब इस प्रकार का बनेगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। किसके कारण, इस DNA के कारण है। आगे बात समझे। अगर मान लो ये अगर DNA नहीं होता, ये अगर DNA मान लो ये वाला DNA नहीं जुड़ता, तो अपना DNA कुछ इस प्रकार का होता है। अब अपने DNA की जब PCR तकनीकी में हम प्रोब यूज करते, प्रोब का मतलब होता है ऐसे न्यूक्लियोटाइड यूज करना जो बाहर से होते हैं। जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐसे एडिनोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन यूज कर रहे हैं जिसके अंदर P32 यानी कि फास्फोरस 32 हमने डाल रखा है। अब मेरे को एक बात बताओ, फास्फोरस 32 क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडियो एक्टिव तत्व है तो ये चमक उत्पन्न करता है, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस एडेनिन के साथ में, साइटोसिन के साथ में, थाइमिन में और गवानिन में, इन सब के अंदर जो नाइट्रोजन सार है, उस नाइट्रोजन सार के अंदर जो फास्फोरस, जो इसकी न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फोरस कौन सा है, रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव है तो हमने जैसे ही इसको डाल दिया, तो अब क्या हुआ, इसके सामने
यानी कि पीसीआर तकनीकी में क्या किया जाता है, पीसीआर तकनीक में पता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बता दो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, निष्क्रियकरण। आगे बात समझे, याद है कि इन दोनों टेम्पलेट को अलग ही किया जाएगा, तो इन दोनों टेम्पलेट को अलग कर दिया, तो दोनों टेम्पलेट को जब अलग कर दिया, ये लो अलग अलग हो गए दोनों, ठीक है। अब इनके साथ में क्या जोड़ा जाएगा, प्रोब जोड़ा जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, प्रोब का मतलब बाहर से न्यूक्लियोटाइड ला करके जोड़ेंगे। तो यानी कि एडेनिन के साथ में थाइमिन जुड़ गया, साइटोसिन के साथ में ये गुआनिसिन जुड़ गया। यानी कि हम इतने आधुनिक हो गए कि हमें इस बात का पता चल गया कि हमारे जो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी सार है, उसके साथ में दूसरा कौन सा नाइट्रोजनी सार है, उनके क्रम का पता भी चल गया है। यानी कि उसके साथ में जुड़ने वाले नाइट्रोजनी सार के क्रमों का पता चल गया। तो अब हमें पता चल गया कि इसके साथ में यही प्रोब जुड़ेंगे, तो इन सारे प्रोब को हमने जोड़ दिया, इसके साथ में भी ये सारे प्रोब जुड़ गए। अब जो प्रोब जिसके साथ में जुड़ा, तो यानी कि ये स्टैंड जो हो गया ना, ये एकदम सही और सटीक हो गया कि भाई हाँ यही प्रोब इनके साथ में जुड़ेंगे। और ये एक डीएनए कहने का मतलब है जब इनका सब विकिरण प्राप्त किया जाता है तो ये चमकते हुए दर्शाते हैं। आगे बात समझते हैं, डीएनए खंडों को पीसीआर में डाला, प्राइमर जोड़ते हैं, प्राइमर डाल दिया हमने। अब प्राइमर के रूप में जो प्रोब यूज किया वो P32 है फास्फोरस। आगे बात अब मान लो इसके साथ में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई प्रॉब्लम, कि ये नया डीएनए आकर के जुड़ गया। अब नया डीएनए जुड़ गया तो अब की बार फिर से इस पीसीआर तकनीकी के अंदर इन दोनों रज्जु को अलग करेंगे, ये लो अलग कर दिया, ठीक है ना, अलग किया। तो अब देखो जहां जहां पर हमने प्रोब डाला, देखो थाइमिन के साथ में एडेनिन जुड़ गया, गुआनिसिन के साथ में साइटोसिन जुड़ गया, एडेनिन के साथ में थाइमिन जुड़ गया। तो यहां पर देखो इस थाइमिन के साथ में मान लो कि एडेनिन जुड़ जाएगा, गुआनिसिन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, साइटोसिन जुड़ जाएगा। लेकिन यहां पर जो बीच के अंदर जो क्रम है ना, इनके साथ में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्रम क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। क्रम क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। तो यहां हमें क्रम परिवर्तित देखने को मिल रहे हैं। तो अब जब हम इसका सब विकिरण प्राप्त करेंगे ना, तो यहां से ये चमकीला प्राप्त नहीं होगा। जब चमकीला प्राप्त नहीं होगा, ये तो पूरा का पूरा ये चमक उत्पन्न करेंगे, ये इतना सा भाग तो, लेकिन ये वाला भाग चमक उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति है, ये कैसा है, एचआईवी पॉजिटिव है। आगे बात समझे, तो इस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अब देखो एलिसा टेस्ट, दूसरा है एलिसा टेस्ट। इसमें भी ये भी किसकी जांच की जाती है, इसमें भी क्या किया जाता है, इसमें भी एड्स की जांच की जाती है। तो इसको एलिसा का पूरा नाम याद रखोगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, या एंजाइम सहलगन प्रतिरक्षा शोषक आमापक। अब देखो ध्यान रखोगे, एलिसा जो टेस्ट है ना, ये प्रतिजन प्रतिरक्षा क्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि ये प्रतिजन और प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर काम करेगा। ये रोगजनक संक्रमण की पहचान कर प्रतिजनों प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति या रोगजनक के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। इसमें एचआईवी वायरस जैसे प्रतिजन की पहचान प्रतिरक्षी द्वारा की जाती है। इस विधि का उपयोग एड्स व टाइफाइड रोगों के निदान में किया जाता है। चलो इसको भी समझो बढ़िया तरीके से। देखो देखो ध्यान से सुनोगे, ये मान लो अपनी एक कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर कोई एंटीजन आकर के आक्रमण करता है, तो ये संक्रमित कर रहा है इस कोशिका को, ये एंटीजन उसके अंदर चला गया। अब एंटीजन अंदर चला गया तो हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि ये एंटीजन अंदर गया कि नहीं गया। तो इस एंटीजन को मारने के लिए क्या बनानी पड़ेगी, एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। लेकिन ये एंटीबॉडी हम क्या करेंगे, हम पहले से बड़ी बनाई निष्क्रिय रूप में रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये इस एक संवर्धन प्लेट के अंदर हमने बहुत सारी एंटीबॉडी डाल रखी है, ठीक है। ये एंटीबॉडी कैसी है, ये सारी की सारी निष्क्रिय रूप में और विशिष्ट एंटीबॉडी है। आगे बात समझें। और ये किसके विरुद्ध काम करती है, इस एंटीजन के विरुद्ध में काम करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसके पास में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, आगे बात समझें। तो मान लो, सुन लो कि अब हम क्या करेंगे, इस कोशिका को बाहर निकालेंगे, इस कोशिका को तोड़ेंगे, तोड़ करके इसका जितना भी मटेरियल है वो यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे तो इसके अंदर जो एंटीजन गया है वो इस एंटीबॉडी के साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब एंटीबॉडी के साथ में जुड़ जाएगा तो देखो ये एंटीबॉडी के साथ में ये एंटीजन जुड़ गया, इस एंटीबॉडी के साथ में ये एंटीजन जुड़ जाएगा। तो एंटीजन जब साथ में जुड़ जाएगा तब ये नीचे जो प्रोटीन है ना, इसके पास में जो प्रोटीन इस एंटीबॉडी के पास में इस प्रकार का एंटीबॉडी और इसके नीचे प्रोटीन लगा होता है, ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अर्थात पहले ये एंजाइम कैसा था, ये निष्क्रिय था, लेकिन एंटीबॉडी के साथ में एंटीजन जुड़ता है कि कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। अब सक्रिय हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अब इनमें से कुछ एंटीबॉडी को निकाल करके दूसरे एक संवर्धन प्लेट में डालेंगे। उस संवर्धन प्लेट के अंदर हमने डाल रखे क्रोमोजेनिक अभिरंजक। अब ये क्रोमोजेनिक अभिरंजक क्या होता है,
ये कब एक्टिव होंगे? जब ये प्रोटीन सक्रिय हो जाता है ना, तो ये प्रोटीन जो सक्रिय है ना, ये इस क्रोमोजेनिक अभिकारक का रंग बदल देते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा HIV पॉजिटिव है। आगे बात समझ में? यानी कि कहने का मतलब है ये HIV वायरस है, इस कोशिका के अंदर घुस गया, हमने इस कोशिका को बाहर निकाला, इस कोशिका को बाहर निकाल करके बनी बनाई एंटीबॉडी के अंदर डाल दिया। जब ये प्रतिजन जाकर के इस कोशिका के साथ, इस एंटीबॉडी के साथ में जुड़ गया, जुड़ते ही क्या करेगा, ये एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जब ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, तब यहाँ से कुछ को निकाल करके दूसरी संवर्धन प्लेट के अंदर डाल देंगे। दूसरी संवर्धन प्लेट के अंदर डाल करके यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एक्टिव एंजाइम है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पर कुछ क्रोमोजेनिक अभिरंजक पदार्थ पाए जाते हैं, इनका रंग बदल देते हैं। ठीक है ना, इनको किस में बदलते हैं? इनका रंग बदल देते हैं या इनको उत्पाद में बदलने का काम करते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, अर्थात इसके अंदर क्या है, एंटीजन है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो अब है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पारजीवी जंतु। पारजीवी जंतु भाई बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट कर लेना इसको, यहां से क्वेश्चन पक्के आते हैं। पारजीवी है ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा वांछित जीन प्रवेश करा करके नए जीन बनाए गए। यानी कि ऐसे जंतु, हमने कुछ जंतु लिए, जैसे चूहा लिया, खरगोश लिया, सुअर लिया, भेड़ लिया, गाय लिया, इनके डीएनए के साथ में छेड़छाड़ कर दी, उसकी जगह वांछित जीन प्रवेश करवाए और पारजीवी जंतुओं का निर्माण किया। जैसे क्रिस 3 आपने फिल्म देखी, उसके अंदर लगभग पारजीवी जंतु हैं। पारजीवी जंतुओं में सबसे ज्यादा किसको लिया गया है? चूहे को लिया गया है 95%। आगे बात समझ में? पारजीवी जंतुओं के सामान्य लक्षण देखो। सामान्य शरीर क्रिया एवं विकास, जंतुओं में जीन का नियंत्रण एवं सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना। जैसे इंसुलिन, जिसमें 2 जातियों के जीनों को मिलाकर एक नए कारक का निर्माण किया जाता है, जिससे पारजीवी जंतुओं में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भाई इंसुलिन बनाने वाले 2 जीनों से एक नया कारक बनाया जाता है, उनको हम क्या करते हैं, पारजीवी जंतुओं के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अब उन पारजीवी जंतुओं के अंदर, उनके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, रोगों का अध्ययन करना। रोगजनक जीन को पारजीवी जंतुओं में भेजकर, अब उस रोग को, मान लो कोई रोग हो गया तो उसको पारजीवी जंतुओं के अंदर भेज करके उसके निवारण एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कैंसर हो गया, अल्जाइमर हो गया। ठीक है ना, वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के मानव रोगों के रोग मॉडल तैयार किए जाते हैं, यानी रोग मॉडल तैयार कर लिए, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटाइड संधि शोध, और फिर क्या किया जाता है, इनका इलाज किया जाता है। ठीक है, फिर आता नेक्स्ट जैविक उत्पादन। तीसरा आता जैविक उत्पादन। इसी में जैविक उत्पादन से बनी औषधियां महंगी होती है, इन्हें पारजीवी जंतुओं द्वारा तैयार किया जाता है। पारजीवी जंतुओं द्वारा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक का टॉपिक है। ठीक है ना, पारजीवी जंतुओं द्वारा मानव प्रोटीन, देखो एक प्रोटीन बनाया गया है जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। इसका उपयोग किया जाता है एम्फाइसीमा में, ये एक श्वसन संबंधी रोग होता है, इसके निदान हेतु किया जाता है। और इसके अलावा पीकेयू में या सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी किया जाता है। तो याद रखोगे कौन सा प्रोटीन का उपयोग एम्फाइसीमा में किया जाता है, तो मानव प्रोटीन कौन सा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। दूसरा पॉइंट यहां पर देखो, 1977 में एक गाय बनाई गई थी जिसका नाम है रोजी। क्या नाम है? रोजी। अब इस रोजी के जो दूध है, इस रोजी नामक गाय से जो दूध प्राप्त होता है, इसमें अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, याद रखोगे अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन नामक का प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन के अंदर, इस प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 1 लीटर के अंदर 2.4 ग्राम होती है। और ये जो दूध है ना, ये जो प्रोटीन है ना, ये मानव शिशु के लिए एक प्रकार का पोषक तत्व माना गया है। और ये प्रोटीन किसी भी साधारण गाय के अंदर नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात समझे? तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, एक क्राइजीन और एक दूसरा ये टीका सुरक्षा। फिर हम क्या बना सकते हैं, इनसे टीके भी बना सकते हैं। पारजीवी जंतुओं पर नवनिर्मित टीके लगा करके टीकों की कार्य दक्षता तथा जंतुओं पर पड़ने वाले प्रयोगों का अध्ययन करते हैं, मगर ये सही प्रकार से कार्य करते हैं, इनका उपयोग मानव के लिए किया जाता है। अरे भाई कोई भी नया टीका बनाते हैं तो सबसे पहले पारजीवी जंतुओं के ऊपर यूज किया जाता है, फिर बाद में मानव के लिए वो उपयोगी होता है। जैसे पोलियो के टीके बनाए गए तो सबसे पहले किस पर प्रयोग किया गया था, चूहों के ऊपर प्रयोग किया गया था। फिर नेक्स्ट आता अविषालुता रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। पारजीवी जंतुओं को विषैले पदार्थ या नवनिर्मित औषधियां देकर इनसे पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। कोई भी दवाई बना दी है तो सबसे पहले पारजीवी जंतुओं को दी जाएगी। अगर उनके शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट होता है तो इसका मतलब वो मनुष्य के शरीर के ऊपर भी साइड इफेक्ट होगा। फिर आता नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दे, ठीक है ना, नैतिक मुद्दे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नैतिक मुद्दे क्या होते हैं? भारत सरकार ने ऐसे संगठनों की स्थापना की है जो जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता और जन स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेती हैं। कौन सी है वो कंपनी, ध्यान रखोगे, जीईएसी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी संतुति कमेटी। ये कमेटी का नाम याद रखोगे। ठीक है, कुछ कंपनियां, देखो यहां से नाम याद रखोगे, कुछ कंपनियों ने आनुवांशिक पदार्थों, पौधों एवं अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर इनसे बनने वाले उत्पादकों के लिए 21 पेटेंट
प्राप्त कर लिया है। यानी कि कई कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने मान लो कोई दवाई बनाई है और उस दवाई को सरकार के माध्यम से, या फिर कहने का मतलब को कि एक बड़ी कंपनी के माध्यम से क्या प्राप्त कर लिया था, वहां की गवर्नमेंट के माध्यम से एक्सू प्राप्त कर लिया कि भाई ये हमने बनाई है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त कर दें, ये बाकी कोई नहीं बना सकता है। जबकि ये बहुत समय पहले ही विकसित वे पहचानी जा चुकी थी और इनका उपयोग विशेष क्षेत्रों के किसानों द्वारा किया जाता था। देखो कुछ ऐसी है, ऐसी कहने का मतलब कुछ ऐसी ऐसी फसलें या फिर ऐसी दवाइयां हैं जो पहले से पहचानी जा चुकी है या विकसित की जा चुकी है, ठीक है ना, और इनका उपयोग किसानों द्वारा किया जाता है। जैसे समझ में नहीं आया, देखो बासमती चावल की बात करते हैं। बासमती चावल जो है ना अपनी सुगंध व स्वाद के लिए जाना जाता है। 27 किस्में भारत में उगाई गई है इसकी। 1997 में क्या हुआ कि एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती दान पर, ध्यान से सुनोगे, 1997 के अंदर अमेरिका की कंपनी थी और उसने इसी बासमती दान पर, बासमती दान उग का रहा है भारत के अंदर, और इसने अमेरिकन एकसु एवं ट्रेडमार्क कार्यालय, नाम याद रखोगे, अमेरिकन एकसु एवं ट्रेडमार्क कार्यालय के द्वारा एक पेटेंट प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब 1997 के अंदर इस कंपनी ने साफ साफ कह दिया कि ये जो बासमती चावल है ये मैं ही उगा सकता हूं और मैंने इसका निर्माण किया है। जबकि ये बासमती धान किसने किसने उत्पादन किया था, ये भारत की यानी कि बासमती चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, भारत है। तो भारत ने कितनी किस्म उत्पादित करती है इसकी, 27 किस्में इसकी बना दी है। आगे बात समझ गए, और अधिकार किसने प्राप्त कर लिया, अमेरिकन कंपनी ने। आगे बात समझ गए, ठीक है। अब जब एक्सो या पेटेंट प्राप्त कर लिया तो अब यानी कि कहने का मतलब है अब केवल अमेरिका की यही कंपनी क्या कर सकती है, इस बासमती चावल का विदेशों के अंदर विपणन कर सकती है, इसको बेच सकती है। भारत को इसका इसका पेटेंट प्राप्त नहीं है तो भारत इसको बेच नहीं सकता है। तो बासमती की ये नई किस्म वास्तविकता में भारतीय बासमती की अर्धबोनी किस्मों से संग्रहित करवा करके नई खोज एक उपलब्धि का दावा किया गया है, ठीक है ना, याद रखोगे। बायोपायरेसी क्या होता है, किसी जीन की चोरी करना। आगे बात में जीन स्रोतों या जीन की चोरी करना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। तो मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है या दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन, देखो किसी प्रकार का अनुमोदन न देकर के सत्यपूर्वक भुगतान, कोई भी सत्यपूर्वक भुगतान न करके जैव संसाधनों का उपयोग करना, जीन स्रोतों या जैविक स्रोतों की चोरी करना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। ध्यान रखोगे, ठीक है। भारतीय संसद में हाल ही में भारतीय संसद ने क्या किया था, भारतीय एक्सो बिल पारित किया था, एक पेटेंट पारित किया। पहला संशोधन इसमें 2005 में हुआ था, दूसरा 2008 में हुआ था, ये ध्यान रखोगे। जिसके अंतर्गत एक्सो नियम एवं आपातकालीन प्रावधान तथा अनुसंधान एवं विकासीय प्रयास शामिल है। यानी कि 2028 वाले में क्या क्या शामिल कर दिया गया, एक तो एक्सो नियम, ठीक है, दूसरा आपातकालीन प्रावधान और तीसरा विकासीय प्रयास इसके अंदर शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखो बोर्ड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, बीटी कपास पौधा, बीटी कपास के लिए कौन है, सूत्रकर्मी है, ठीक है ना। अच्छा, किस जीवों से सुरक्षित रहते हैं, तो बीटी कपास जो पौधा होता है ना वो किस जीव से सुरक्षित रहता है, भाई बता दो मेरे को, किससे सुरक्षित रहते हैं बीटी कपास, सूत्रकर्मी से, ठीक है ना। ये देखो ये प्रश्न आ गया, पारजीवी गाय रोजी से युक्त मानव प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बताओ मेरे को, लेक्टोब्यून, याद है यहाँ, तो वो युक्त दूध मिलता है। देखो जैव प्रौद्योगिकी में, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक उदाहरण लिखो। चिकित्सा में कोई भी लिख सकते हो, मानव निर्मित इंसुलिन लिख सकते हो, ठीक है, या बीटी कपास के बारे में लिख सकते हो। पारजनी जंतु का उपयोग रोग का अध्ययन हेतु किस प्रकार किया जाता है, अभी रोग के अध्ययन हेतु पढ़ाए थे, टीके का विकास करना, ठीक है, तो ये सारे लिख सकते हो आप। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा गोल्डन राइस में विटामिन ए मिलती है। जीव विष, देखो जीव विष जिस जीन के द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसको क्राई जीन बोलते हैं, याद है यहाँ। पारजीवी जंतु की परिभाषा लिखो, पारजीवी जंतु से मानव में होने वाला एक लाभ लिखो। देखो क्वेश्चन पारजीवी जंतु का ही पूछ रहा है इस चैप्टर में से। रोगों की प्रारंभिक पहचान करने में आणविक निदान किस तकनीक किस प्रकार सहायक है, उदाहरण देखो तो ये एक तो पीसीआर पे लिख सकते हो या फिर एक एलाइजा पर लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन जो क्राई मक्का छेदक को नियंत्रित करता है, तो बताओ भाई क्राई मक्का छेदक को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। हाँ भाई,
कौन सा प्रोटीन जीन क्राई मक्का छेदक को नियंत्रित करता, तो कौन सा हो गया? 1AB हो गया, ठीक है ना। मधुमेह के लिए उपयोग में लाई जाने वाले इंसुलिन जानवरों व सूरों को मार करके उनके अग्नाशय से निकाला जाता था। परजीवी जंतु क्या है? एडिनोसिन डीएमएज का कार्य लिखो। ये क्या करता है? ये प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। 2000 सप्लीमेंट्री 2025 के क्वेश्चन देख लो। तंबाकू के पौधों की जड़ों को निम्न में से किसके संक्रमण को रोकने के लिए आरएनए अंतरक्षेप विधि का उपयोग किया जाता है? बताओ। सूत्रकृमि के रूप, ठीक है ना। जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में कौन सा एंजाइम एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? हाँ, हेलो। वाह, ठीक। वाह वाह। अगला देखो, कपास में मुकुल कर्मी को नष्ट करने वाला क्राइजीन कौन सा है? तो क्राइजीन 1AC और 2AB। आगे बात समझें। आनुवंशिक रूपांतरित जीएमपी पौधों का लाभ लिखो। अब 2026 में इस सत्र में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? पारजीवी जंतु का उपयोग जैव उत्पादन किस प्रकार किया जाता, समझाइए। ये देखो, पारजीवी जंतुओं का जैव उत्पाद के रूप में किस प्रकार किया जाता है? तो पारजीवी जंतुओं का जैव उत्पाद के रूप में बताना आपको, ठीक है ना। टीके हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि अविषालुता परीक्षण हो गई, वो सारे के सारे जैव उत्पाद में आ गया। कौन सा सूत्रकृमि तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को कम कर देता है? कल बताया था, मिलवाइडे इनकोग्निशिया नामक का। फिर आया, देखो ये रिक्त स्थान वापस है जैसा आ गया। जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयोग 1990 में 4 वर्षीय लड़की में किया गया था। कौन सी कमी को? एडीए की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये आज की क्लास और ये आज का चैप्टर कंप्लीट। अब अपने 2 चैप्टर बचे, 2 क्लास 1 शॉट हो सकती है शायद। एक चैप्टर के अंदर तो एक 1 शॉट हो सकता है और दूसरे चैप्टर के अंदर तो शायद 2 क्लास बनेगी, यानी कि कुछ ही समय में अपना कोर्स कंप्लीट।